नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, क्या हम अपनी आंखों के सामने अपनी सारी संस्थाओं को एक एक कर बर्बाद होते देखने को अभिशप्त हैं? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इस पे आऊंगा तत्काल। लेकिन एक दूसरा सवाल इसी के साथ पैदा होता है, आखिर हमें इन संस्थाओं की ज़रूरत क्या है? क्या इन संस्थाओं के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है? अगर वो गैर ज़रूरी हैं तो उनको क्यों बचे रहना चाहिए? दरअसल ये एक बड़ी भ्रामक धारणा है कि जो लोकतंत्र है उसको सरकारें बचाती हैं, उसको राजनीतिक दल बचाते हैं। तथ्य इसके बिल्कुल उलट है। सरकारें तो लगातार चाहती हैं कि लोकतंत्र को संकुचित करें, लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करें, और ज़्यादातर सरकारें ये करती हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा कानून बना के ये काम करना चाहती हैं। राजनीतिक दल भी तरह तरह से कोशिश करते हैं कि किसी तरह चुनाव जीतकर वो अपनी सरकार बना सके। लेकिन इनके बीच बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो असल में हमारा मानस तैयार करती हैं और हमारे लोकतंत्र के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाती हैं, जिसको पार करने से सरकारें डरती हैं, राजनीतिक दल डरते हैं। वो सुरक्षा घेरा न हो तो ये तुरंत लोकतंत्र को खारिज कर दें, जो दुर्भाग्य से पिछले कई दिनों से हमारे यहाँ, पिछले कुछ वर्षों से हमारे यहाँ घटित होता दिख रहा है। क्योंकि जो संस्थाएं हैं, चाहे वो साहित्य की हों, चाहे वो संस्कृति की हों, चाहे वो राजनीति की हों, चाहे विचार के किसी पक्ष से जुड़ी हों, वो असल में हमारी लोकतांत्रिक आज़ादी का प्रमाण होती हैं। उनका होना उस बौद्धिक स्वायत्तता का बचे रहना है जो किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो आज़ादी के बाद हमने बहुत सारी संस्थाएं बनाई जो लगता था जिनकी वजह से शायद हमारा लोकतंत्र राजनीतिक दुराभिसंधियों का शिकार होने से बचता रहा। लेकिन आज हालत क्या है? अब मैं उस मुद्दे पे लौटता हूँ जहाँ से ये ख्याल मेरे भीतर आया था। 2 दिन पहले गुरुवार को साहित्य एकेडमी की बैठक होनी थी। साहित्य एकेडमी इस देश में साहित्य की केंद्रीय संस्था मानी जाती है। उसका बजट सरकार से नहीं, संसद से आता है। तो साहित्य एकेडमी के पुरस्कारों की घोषणा होनी थी और हिंदी के उत्साही लोग, क्योंकि ऐसे पुरस्कारों का सच तो ये है कि बहुत महत्व नहीं बचा है, लेकिन फिर भी एक महत्व है और बहुत सारे उत्साही लोग इस अटकल में जुटे थे कि इस बार किसको साहित्य एकेडमी मिलनी है। तरह तरह के इशारे हो रहे थे कि इस बार स अक्षर से किसी को मिलेगा, इस बार म अक्षर से किसी को मिलेगा। जिन नामों की चर्चा हुई उन पर भी मैं आऊँगा। लेकिन बता दूं कि जब 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जब तमाम लोग इकट्ठा हो चुके थे वहाँ, जब साहित्य एकेडमी के आमंत्रण पे 3 बजे एक हुजूम वहाँ लग चुका था और सचिव का इंतज़ार हो रहा था कि आकर वो पुरस्कारों की घोषणा करें, तब तक अचानक कोई आदमी आया और उसने कर्मचारी से फुसफुसाती आवाज़ में कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। ये बात हम सबके मित्र विमल कुमार ने अपनी वॉल पे लिखी है, वो वहाँ मौजूद थे। विमल कुमार बताते हैं कि पहले कहा गया कि शायद उनको एक प्रेस रिलीज दे दी जाएगी, लेकिन आधे घंटे बाद वो भी नहीं हुआ। पूरा दिन निकल गया, किसी पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? साहित्य एकेडमी के इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हुआ कि जो घोषणा बिल्कुल 3 बजे होनी थी वो उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस टालकर स्थगित कर दी गई। ऐसा क्यों हुआ? उसकी खबरें तो अब सही साहित्य एकेडमी ही बता सकती है, लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो चर्चा हो रही है, जो सहज संभावना है, वो यही कि किसी नाम पे, चूँकि एकेडमी 22 भाषाओं में पुरस्कार देती है, तो किन्हीं भाषाओं के पुरस्कारों पे सरकारों को या बहुत सरकार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण लोगों को एतराज़ रहा होगा, तो उन्होंने कहा होगा जूरी से फैसला बदलने को। और इस दौर में हर कोई झुकने को तैयार है। कोई साहित्यिक जूरी हो सकता है न झुकने को तैयार रही हो, वो अपने फैसलों पे अड़ी रही हो, सरकारी तंत्र भी अड़ा रहा हो, और इस चक्कर में जो फैसला होना था वो टाल दिया गया हो।
दुर्भाग्य से बीते एक दशक में साहित्य अकेडमी ने अपनी अवमानना के बहुत सारे अवसर दिए हैं जो हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मुझे याद आता है कि जब एम कलबुर्गी की हत्या हुई थी उसके बाद साहित्य अकेडमी से अपेक्षा थी, क्योंकि वो साहित्य अकेडमी सम्मान प्राप्त लेखक थे, कि कम से कम इसकी निंदा करेगी एकेडमी, लेकिन कोई बयान नहीं आया। उसी के बाद पुरस्कार वापसी की शुरुआत हुई। उदय प्रकाश ने पुरस्कार वापस करके कहा कि एम कलबुर्गी की हत्या के विरोध पर अकादमी का जो रवैया है उसके विरोध में वो अपना पुरस्कार वापस कर रहे हैं। फिर इसमें और मुद्दे जुड़ते चले गए, दादरी का मुद्दा जुड़ा, दूसरे मुद्दे जुड़ते चले गए और एक एक कर नयनतारा सहगल, कृष्णा सोबती, अशोक वाजपेयी, मंगलेश डबराल, एक बड़ी कतार करीब 40 लेखकों की ऐसी खड़ी हो गई जिन्होंने अपने पुरस्कार वापस किए। और वो पुरस्कार वापसी जिन लेखकों की किताब कोई पढ़ता नहीं था, जिनकी तमाम हलचलों पे किसी की नज़र नहीं होती थी, वो अचानक इतना बड़ा एजेंडा बन गई सरकार के लिए कि उस पर तब जीवित रहे बीजेपी के बड़े नेता अरुण जेटली को लेख लिखना पड़ा। और मुझे याद है कि नीतीश कुमार को, जो इन दिनों अपनी तरह तरह की हरकतों से बदनाम हैं, वो उनको लगता था कि 2015 में जो जीत उनको मिली उसके पीछे पुरस्कार वापसी द्वारा बनाया गया माहौल भी था। तो साहित्य ने अस्वीकार की जो ताकत दिखाई थी, जो 2015 में दिखी, उसने साहित्य अकेडमी के उस समय तो पांव उखाड़ दिए। लेकिन आने वाले वर्षों में एकेडमी कुछ सुधरी हो, इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं। एकेडमी को स्वायत्त होना चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि मैं जब 1993 के आसपास दिल्ली आया था, उस समय साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष हुआ करते थे U.R. अनंत मूर्ति, इतने बड़े लेखक और बौद्धिक, और उन्होंने साहित्य अकेडमी को बिल्कुल संवार दिया था। मैं उनके कार्यक्रमों में जाता था साहित्य अकेडमी के, और मुझे याद है कि ब्लैक लिटरेचर पे 3 दिन एक शानदार कार्यक्रम चला, सिनेमा पे 2 या 3 दिन एक शानदार कार्यक्रम चला। ऐसे कार्यक्रम ढेर सारे होते थे और लगता था कि साहित्य अकेडमी कितनी जीवंत संस्था है। लेकिन पिछले एक दशक में साहित्य अकेडमी लगातार ऐसे कार्यक्रम करा रही है जिसकी कोई नोटिस तक नहीं लेता, जिसकी कोई सूचना तक नहीं देता। हालत यह है कि वो कार्यक्रम किस तरह के हैं, वो बिल्कुल सरकारी डफली पे बजने वाले कार्यक्रम हैं। पता चलता है कि स्वच्छता मिशन पे काव्य पाठ हो रहा है, पता चलता है सरकार जो भी आदेश भेज देती है उसके हिसाब से वो काव्य पाठ चल रहा है। तो साहित्य अकेडमी ने अपनी अवमानना खुद कराई है, जो शायद कल के या परसों का जो गतिरोध रहा वो एक मेरे लिए तो एक अच्छी सुखद बात की तरह आया है, क्योंकि इससे एक इशारा मिलता है कि शायद कुछ लोग हैं जो प्रतिरोध की अपनी आत्मा भूले नहीं हैं, जो अब तक घुटने टेकने को तैयार नहीं हैं। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि प्रतिरोध की इस राजनीति का क्या हुआ, उसका हर्ष क्या हुआ। लेकिन ये सच है कि प्रतिरोध लगातार क्षीण पड़ता गया है। पिछले 10-15 वर्षों में अकादमी द्वारा दिए गए पुरस्कारों की लिस्ट निकालें तो आप पाएंगे कि 1-2 नाम छोड़कर सारे के सारे नाम एक खास विचारधारा, दक्षिणपंथी विचारधारा के पक्ष में खड़े लोग हैं। तो वो सारे नाम जो हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्होंने पुरस्कारों का जुगाड़ किया, लेकिन एकेडमी ने चुनते हुए ज़रूर इस बात का ध्यान रखा, किताबों का जो चयन हुआ, जो अंतिम सूची बनी, वो जहाँ से भी बनती हुई, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि सरकार का जो माहौल है, जो मन है, साहित्य अकेडमी का फैसला उसके ही अनुरूप हो। इस बार संभव है फैसला न हुआ हो। इस बार संभव है कि किसी 1-2 फैसले पे सरकार को एतराज रहा हो और जूरी अड़ गई हो कि ना यही होगा जो हम चाहते हैं। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे लिए मतलब एक दुर्भाग्य तो यह है कि साहित्य अकेडमी को अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करनी पड़ी। अगर साहित्य अकेडमी ये साहस दिखा पाती कि ऊपर के दबाव के बावजूद वो अपना फैसला घोषित करेगी तो हम सब साधु साधु कहते, लेकिन साहित्य अकेडमी दब गई। और ऐसे में जो असंतुष्ट लोग हैं,
जो विरोध में खड़े लोग हैं उनका तो सम्मान करने की इच्छा मुझे होती है। अब उस सवाल पे आए जिसका हिंदी में सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार था कि इस बार का पुरस्कार विजेता कौन होगा। चूंकि ये बात इतनी ज़्यादा चल चुकी है कि तमाम नाम आ रहे हैं, म से जो आने वाला सबसे बड़ा नाम है वो ममता कालिया का है। ममता कालिया जी वरिष्ठ लेखक हैं और मुझे लगता है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, निश्चय ही वो आज नहीं कई बरस पहले से बल्कि दशकों पहले से साहित्य अकेडमी की सही दावेदार रहीं। उनको ये सम्मान पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन हमारी अकादमियों की, साहित्य अकेडमी की ख़ास तौर पे एक प्रवृत्ति ये है कि लेखक जब अपना सर्वश्रेष्ठ लिख चुका होता है, जब वह बिल्कुल अपने आखिरी दौर की पारी खेल रहा होता है, तब अकादमी को अपना भूल सुधार करने की इच्छा होती है। आप ध्यान दें तो ऐसे कई पुरस्कार जो बाद में दिए गए वो कायदे से पहले मिल जाने चाहिए थे। कई लेखकों को तो पुरस्कार मिले ही नहीं साहित्य अकेडमी के। एकेडमी पुरस्कार किसी को बड़ा या छोटा नहीं बनाते हैं। बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जो एकेडमी पुरस्कार प्राप्त करने के बाद भी भुला दिए गए, और बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जिनको आज भी हम पढ़ते रहते हैं, उनको एकेडमी पुरस्कार न मिला इसके बावजूद। राजेंद्र यादव या मन्नू भंडारी के नाम तत्काल मुझे याद आ रहे हैं, आपको और भी नाम याद आएंगे। तो ममता कालिया का कद इससे बड़ा या छोटा नहीं होने जा रहा है कि उनको साहित्य अकेडमी मिल रही है या नहीं मिल रही है। लेकिन साहित्य अकेडमी में बीते दिनों ये रिवाज बन गया है कि एक तरह की अपनी भूलों का परिमार्जन करती दिखाई पड़ती है अकेडमी। यानी जिसको 50 बरस की उम्र में मिल जाना साहित्य अकेडमी चाहिए था, उसको 80 बरस की उम्र में देती है। इससे होता सिर्फ इतना है कि जो 50 बरस के उचित दावेदार हैं वो कुछ पीछे छूट जाते हैं। फिर दोहराता हूँ कि ममता कालिया को पुरस्कार मिलने की उम्मीद का विरोध नहीं है, क्योंकि ममता जी के प्रशंसकों में मैं भी शामिल हूँ। उनकी भाषा का, उनके विट का और उनकी लेखकीय क्षमता का मैं बिल्कुल कायल हूँ। उनकी कहानियाँ, उनके उपन्यास पढ़ता रहता हूँ। तो उनको अवार्ड मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। लेकिन ये ख्याल बार बार आता है कि अब एक ऐसे विवाद के बाद ऐसी वरिष्ठ लेखिका का सम्मान, कितना सम्मान बचा रहेगा। खैर ठीक है, अकादमी जो करे। लेकिन जो सवाल मेरे भीतर है कि ये सारा विवाद हो गया 2 दिन से, किसी अखबार, किसी टीवी चैनल ने इसकी खबर लेने की ज़रूरत नहीं समझी। वहाँ आलतू फालतू बहसें चलती रही। वहाँ एक बुर्का न पहनने पे एक पति ने अपने बच्चों और पत्नी को मार डाला, ये खबर सबसे बड़ी रही, जबकि वो शुद्ध क्राइम की खबर है। नीतीश कुमार ने किसी का बुर्का खींच दिया, इस पे नीतीश कुमार को बचाने की कोशिश शुरू हो गई, जबकि कायदे से पूछा जाना चाहिए था कि आखिर वो माफ़ी मांग क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से सवाल स्थगित होते रहते हैं, वो यही है कि हम अपनी संस्थाओं का क्या हाल कर रहे हैं। हमने साहित्य अकेडमी को क्या बना दिया है। इसके लिए निश्चय ही जितनी साहित्य अकेडमी जिम्मेदार है, उतना ही शायद हम लेखकों का हाल भी जिम्मेदार है, जो प्रतिरोध की भाषा भूलते जा रहे हैं या अपनी आवाज़ क्षीण करते जा रहे हैं। देखें आने वाले दिनों में क्या खबर आती है, अकादमी किसको पुरस्कृत करती है, और ये पता कैसे चलता है कि विवाद आखिर हुआ किस बात पे था कि इतिहास में पहली बार अकादमी को अपने पुरस्कार टालने पड़े। शुक्रिया।